Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am from Azan Academy and we will discuss the third term respiration. हमने पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि हम गैसेस एक्सचेंज से रिलेटेड 3 टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो उसमें से हमने ब्रीथिंग को भी डिस्कस किया, गैसेस एक्सचेंज को भी किया और थर्ड कौन सा होता है, थर्ड रिस्पायरेशन का प्रोसेस। तो याद रखें, जब तक गैसेस एक्सचेंज ना हो, ब्रीथिंग के अंदर गैसेस एक्सचेंज डिफ्यूजन के ज़रिए से ये प्रोसेस पॉसिबल ना हो, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर शामिल ना हो, क्योंकि ब्लड को हम कौन सा फ्लूइड बोल रहे होते हैं, ब्लड इज़ अ ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड। और ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड किसको कहा जाता है कि ब्लड ऑक्सीजन को, वाटर को, फूड को हमारी बॉडी के तमाम सेल या टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। तो तब तक जब तक गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस ना हो, ऑक्सीजन ब्लड के अंदर शामिल ना हो जाए, तब तक रिस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता। सिंपली हम रिस्पायरेशन की डेफिनेशन क्या ले रहे होते हैं कि रिस्पायरेशन इज़ अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एट सेलुलर लेवल। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें कौन सा है कि रिस्पायरेशन इज़ अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एट सेलुलर लेवल। कि रिस्पायरेशन का प्रोसेस हमने ब्रीथिंग में कहा कि लंग्स इज़ आर द ऑर्गन ऑफ ब्रीथिंग, और फिर वहाँ पे ब्रीथिंग के अंदर गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस डिफ्यूजन के ज़रिए से होता है, और ये ऑक्सीजन ब्लड के ज़रिए से जब बॉडी के तमाम सेल के अंदर या तमाम सेल के अंदर वो चली जाती है, ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उसको ब्लड, तभी जाकर रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कहाँ पर होता है, वो सेल के अंदर होता है। सेल में कौन सी ऑर्गेनेली के अंदर हो रहा होता है। अगर आपके MCQs ऐसा आ जाए कि सेल के अंदर रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन सा है, कि कौन सा एक ऐसा ऑर्गन है या कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनेली है जिसको हम रिस्पायरेटरी ऑर्गन बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, तो वो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द रिस्पायरेटरी ऑर्गन इन द सेल। दूसरा, रिस्पायरेशन का प्रोसेस कैसे होता है या एनर्जी किस तरीके से रिलीज़ होती है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज होता है, मुकम्मल तौर पर स्प्लिट होता है, टूटता है, और प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाए, और साथ में एनर्जी रिलीज़ होती है। क्योंकि मैंने इसकी डेफिनेशन में कहा कि रिस्पायरेशन इज़ अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, कि ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो क्या रिलीज़ करेगा, वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा, और उससे रिलीज़ होने वाली एनर्जी से हमारी बॉडी के तमाम सेल के अंदर ATP किस फॉर्म में मौजूद होते हैं। ATP जो है वो ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट की फॉर्म में मौजूद होते हैं। जब भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज होता है और उससे एनर्जी रिलीज़ होती है, ये एनर्जी कौन इस्तेमाल कर रहा होता है, ये ADP और इनऑर्गेनिक फास्फेट उस एनर्जी को स्टोर करके आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, और ADP किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, वो ATP में कन्वर्ट हो जाता है। और हम ATP को क्या बोलते हैं, ATP इज़ एनर्जी करेंसी, की एनर्जी है करेंसी की। तो सेल के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, और वो एक्टिवेशन एनर्जी उसको कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, वो ATP प्रोवाइड कर रहा होता है। इसलिए यहाँ पे उसकी डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है कि इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज। मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली का वर्ड यूज़ किया है, कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। कि एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है या मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज होता है, और प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, और साथ में क्या रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, जैसे मैंने अभी बताया। और वो एनर्जी किस चीज़ को बनाने के लिए यूटिलाइज हो रही होती है, वो ATP को सिंथेसाइज करने के लिए यूटिलाइज होती है। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास रिस्पायरेशन के प्रोसेस फिर 2 किस्म के होते हैं, और रिस्पायरेशन के प्रोसेस जो है, एक को कहा जाता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक है एरोबिक रिस्पायरेशन, और दूसरी किस्म की कौन सी होती है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेनली रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, ये एनिमल्स की बॉडी में वो कौन सा होता है, वो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। और एरोबिक रिस्पायरेशन किसको बोलते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन फ्रीली मौजूद हो, तब ये प्रोसेस हो सकता है। जैसे हम आम रूटीन में बोलते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स को कौन सी गैस चाहिए होती है रिस्पायरेशन के लिए, तो वो ऑक्सीजन गैस है।
तो जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है, हायर एनिमल्स की बॉडी में हो रहा होता है, तो वो कौन सा होता है? वो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। और एरोबिक रिस्पायरेशन में किसका मौजूद होना ज़रूरी होता है? वो ऑक्सीजन का मौजूद होना। और एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है 3 स्टेप में। उसमें से पहला प्रोसेस होता है ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस किसको बोलते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सेकेंड इसका स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल। और लास्ट वाला इसका है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये वाला प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है? ये वाला प्रोसेस होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये दो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं, क्योंकि ये वो दो मेन स्टेप हैं इसके, जिससे क्या रिलीज होती है? जिससे एनर्जी रिलीज होती है। और वो एनर्जी एटीपी को सिंथेसाइज करने के लिए चाहिए होती है। दूसरा, हमने इसकी डेफिनेशन में कहा कि कंप्लीट ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज किसको बोलते हैं? ये पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए कि जब भी हमारे पास प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, सो इट्स मीन कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ है। जब भी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास कौन सा प्रोसेस हुआ है? एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस हुआ है। और जब भी एरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, तो उससे रिलीज होने वाली एनर्जी इतनी होती है कि उससे टोटल 38 एटीपी सिंथेसाइज हो सकते हैं। अगर आप लोगों का एमसीक्यूज ये आया कि कितने एटीपी एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होने से बनते हैं, तो वो 38 एटीपी। लेकिन जब भी हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, तो उस केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है। तो हम 2 एटीपी उसको दे चुके थे, तो नेट गेन कितने एटीपी रह जाते हैं? तो वो टोटल नेट गेन 36 एटीपी से बनते हैं। क्लियर हुआ? और यहाँ पे ये ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है? ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस जो है ये यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इसका मैट्रिक्स या जेल लाइक सब्सटेंस मौजूद होता है, यहाँ पर होता है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस यहाँ पे इसकी पहली मेम्ब्रेन तो स्मूथ होती है, इसकी इनर मेम्ब्रेन जो बहुत ज़्यादा फोल्डेड है, ये रेड कलर से, ये मैं ग्रीन से उसको शो कर रही हूँ। अब उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस इसका इनर मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा होता है। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। और सिंपली हम उसको क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन इज़ अ एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एट सेलुलर लेवल। और हमारी बॉडी के अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको यही कहा कि हमारे जिस्म के हर सेल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और उन तमाम केमिकल रिएक्शन को एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी उसको कौन प्रोवाइड कर रहा होता है? वो एनर्जी रिस्पायरेशन के ज़रिए से उसको मिल रही होती है। और रिस्पायरेशन में हम कौन से मॉलिक्यूल को एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बोलते हैं? हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि ग्लूकोज इज़ अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। ग्लूकोज के लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं? ग्लूकोज इज़ अ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। हम उसको एनर्जी रिच मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? रिस्पायरेशन का प्रोसेस कौन से में आता है? ये कौन से मैकेनिज्म में आता है? इसको कहा जाता है कैटाबोलिज्म। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। और कैटाबोलिज्म किसको कहा जाता है? कैटाबोलिज्म बोलते हैं कि हम एक लार्ज मॉलिक्यूल को जब स्प्लिट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, और टूटने के बाद वो स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। तो जब भी लार्ज मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्डिंग टूटती है, तो उससे क्या रिलीज़ होती है? उससे एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। तो रिस्पायरेशन का प्रोसेस कौन सा होता है? ये हमारे पास कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। और ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है। इसके साथ साथ मैंने इसका अपोजिट प्रोसेस थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस भी डिस्कस किया था, लेकिन फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तमाम जानदारों के अंदर नहीं होता। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ प्लांट्स के अंदर, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर, और कुछ हमारे पास ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। और रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस हैं। वो एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस है। और एनर्जी स्टोरिंग प्रोसेस वो कौन सी एनर्जी को कैप्चर कर रहा होता है? तो वो सोलर एनर्जी को कैप्चर कर रहा होता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में या केमिकल एनर्जी में स्टोर करता है, केमिकल एनर्जी में स्टोर करता है। और हमारी बॉडी के अंदर वही केमिकल एनर्जी जो मौजूद है उसको दोबारा स्प्लिट किया जाता है
ग्लूकोज को, जिसको हम एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बोलते हैं, और उसको मैकेनिकल एनर्जी या हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जितनी भी एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर बन रही होती है वो कौन से प्रोसेस के ज़रिए से बनती है, वो रिस्पायरेशन के ज़रिए से बन रही होती है। तो चलें अब हम थोड़ा सा टॉपिक को पीछे से रिवाइज कर लेते हैं, या उन 3 टर्म्स को आपस में थोड़ा सा इंटरलिंक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि सीक्वेंस से हमने सबसे पहले ब्रीथिंग को पढ़ा, ब्रीथिंग के बाद ही कौन सा प्रोसेस हो सकता है, तो वो गैशियस एक्सचेंज का है, और गैशियस एक्सचेंज के बाद जो एंड में प्रोसेस होता है वो रिस्पायरेशन का। लेकिन ब्रीथिंग के भी मैकेनिज़्म होते हैं, मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में उसके 2 स्टेप्स आते हैं, उसके 2 फेजेस आते हैं। एक को कहा जाता है इंस्पायरेशन, तो दूसरे को कहा जाता है एक्सपायरेशन। और इंस्पायरेशन किसको बोलते हैं? इंस्पायरेशन कहा जाता है इनहेल ऑफ ऑक्सीजन को, कि हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, उसको इनहेल कर रहे होते हैं। तो ये ब्रीथिंग का प्रोसेस कहाँ पर हो रहा होता है? ये ब्रीथिंग का प्रोसेस जो है, ये मैं कह दूँ कि ब्रीथिंग जो है वो लंग्स में हो रहा होता है। और इंस्पायरेशन कहा जाता है इनहेल ऑफ ऑक्सीजन को, हवा को अंदर लेकर जाना, ब्रीथिंग ऑर्गन लंग्स की तरफ। तो यहाँ पे क्या है कि एयर मूव्स टू द लंग्स, कि हवा किस तरफ जा रही होती है? वो लंग्स की तरफ। गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस किस ज़रिए से हो रहा होता है, कौन से प्रोसेस के ज़रिए से होता है? तो वो हमने पढ़ा था डिफ्यूजन के ज़रिए से, कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो ब्लड कैपिलरीज जो एयर सैक के अंदर मौजूद होती हैं, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस कौन से सेल के ज़रिए से हो रहा होता है? रिपीटिंग यूनिट एयर सैक में हो रहा होता है, क्योंकि उसके ऊपर नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, और नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज उस एयर से किस चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती हैं? वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम द लंग्स, कि वो लंग से या एयर सैक से ऑक्सीजन को ले लेता है। तो ऑक्सीजन ब्लड के अंदर शामिल हो गई, एंड ऑक्सीजन इज़ यूज टू ऑक्सीडाइज अ फूड। अब ये ऑक्सीजन इज़ यूज टू ऑक्सीडाइज अ फूड, ये कौन से लेवल पर होता है? ये किस चीज़ की डेफिनेशन है? ये हमारे पास रिस्पायरेशन की है। और रिस्पायरेशन में हमने यही पढ़ा कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में एनर्जी रिच मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑक्सीडाइज होता है, और उसका प्रोडक्ट क्या बनता है? उसका प्रोडक्ट फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। यहाँ पे हमने इंस्पायरेशन में कौन से 2 रिएक्टेंट को यूज़ किया? इंस्पायरेशन में हमने जिन 2 रिएक्टेंट को यूज़ किया उसमें तो एक था फूड का मॉलिक्यूल, दूसरा हम यहाँ पे उसके साथ ऑक्सीजन को, जो हमने इंस्पायरेशन के ज़रिए से लिया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा कि सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस जब होता है और हर सेल ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेता है, यूटिलाइज कर लेता है, तो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर कौन सी गैस बन रही होती है? वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सो सेलुलर रिस्पायरेशन में अब अगर हम एक्सपायरेशन की तरफ, क्योंकि ये तो इनहेल किया और एंड में सेल का हिस्सा बना, सेल ने दोबारा वेस्ट प्रोडक्ट देना और एक्सपायरेशन का प्रोसेस होना है, इनहेलेशन का होगा तो एक्सहेलेशन का पॉसिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ किया, और ये वेस्ट प्रोडक्ट फिर ब्लड के ज़रिए से दोबारा कहाँ पर गया? ये एयर सैक में ही डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर सैक के अंदर शामिल हो जाएगी, हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं। सो एयर इट मूव आउट ऑफ द लंग्स, और उस एयर के अंदर किस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। हमने पहले इनहेल किया, और इनहेल में हमने ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब किया, हमने एक्सहेल किया, तो ड्यूरिंग एक्सहेलेशन कौन सी गैस को हमने बाहर निकाला? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड था। तो जब तक ब्रीथिंग का प्रोसेस ना हो, गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस ना हो, तब तक रिस्पायरेशन का प्रोसेस पॉसिबल नहीं हो सकता। और हम ये भी नहीं कर सकते कि एक बार इंस्पायरेशन का प्रोसेस हो गया और हम दोबारा इंस्पायरेशन का प्रोसेस करें। तो हमेशा ही इंस्पायरेशन के प्रोसेस के बाद एक्सपायरेशन होगा, एक्सपायरेशन के बाद दोबारा इंस्पायरेशन का प्रोसेस हो सकता है। और ये इंशाल्लाह हम आगे टॉपिक में मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में उसको तफसील से पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के कौन से आर्गन्स उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं, या कौन सी चेंजेस हमारी बॉडी के अंदर आती हैं ब्रीथिंग के दौरान, गैसेस एक्सचेंज के दौरान, और तभी जाके रिस्पायरेशन का प्रोसेस पॉसिबल होता है। तो आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स। मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आसानी से आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।